स्वागत है आप सभी का। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लेवल की और पीजीटी और टीजीटी और इसी के साथ जितने भी आपके फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट है उन सभी को कंप्लीट करना और उसके लिए प्रिपेयर होना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये तीसरा वीडियो, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही सामान्य टॉपिक है, जनरल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले वेक्टर्स, और वेक्टरों को भी अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम भौतिक राशियों को जानते हैं। अगर परिमाण और दिशा यानी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात की जाए तो उस बेसिस पे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो भौतिक राशियां हैं, वो आपकी मुख्य रूप से दो प्रकार की और एक स्पेशल होती है वो थर्ड प्रकार की, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अदिश राशि, इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? क्योंकि वे भौतिक राशि ने पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं होता। ये आपकी अदिश राशियाँ कहलाती हैं और इसके एग्जाम्पल हैं आपके द्रव्यमान, चाल, आयतन, विभव, ताप, घनत्व। और मूल रूप से कहा जाए तो जितनी भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जितनी भी मूल राशियाँ हैं, वे सब आपकी अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक, सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ की अगर बात करें तो वे फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, दोनों की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो वो आपकी सभी आपकी सदिश अदिश सदिश राशियाँ कहलाएंगी। और इसका एक्सप्लेनेशन के लिए इसके जो उदाहरण हैं वो आपके वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, क्षेत्र, तीव्रता और प्रवणता आदि हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है समझना कि जो भौतिक राशियाँ जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम आपकी सदिश राशियाँ कहेंगे या फिर आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ कहेंगे। इसका एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, जैसे आपको कहा जाए कि फोर्स लगाना है। ठीक है, तो आप उसके लिए कहेंगे कि फोर्स यानी बल किस दिशा में लगाना है। किसी अगर गेट की बात की जाए तो उस पर कहा जाए कि इसको अंदर की तरफ खोलना है या बाहर की तरफ खोलना है। ठीक है, तो उसमें आपको दिशा की आवश्यकता हो रही है। तो जहाँ कहीं भी इस तरह की कंडीशन आपको पता चले कि वहाँ उस पर्टिकुलर राशि को एक्सप्लेन करने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो सब आपकी होंगी सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड वन की हम लोग बात कर रहे थे, वो तीसरी राशि होती है आपकी प्रदिश राशि यानी आपकी टेंसर क्वांटिटीज़। तो टेंसर क्वांटिटीज़ जो हैं आपकी उस तरह से समझिए कि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो हर एक डायरेक्शन में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे आपका आपका एम आई है। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण जो है वो आपकी टेंसर क्वांटिटीज़ में आता है। तो अब बात करते हैं इसके बाद में कि सदिश राशियों को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। तो एक्सप्लेन करने के लिए उनको एक सीधी यानी एक तीर की निशान से उसमें एक्सप्लेन किया जाता है, और जहाँ से स्टार्ट होता है उसको टेल बोलते हैं, और उसके आगे के हिस्से को हेड या तीर का निशान जहाँ लगा होता है उसको हेड बोला जाता है। ओके, तो और इसकी जो लेंथ है, ठीक है ना, जो भी आपकी सदिश राशि दिखाई जाएगी उसकी जो लेंथ है उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, उसके मान को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो जैसे बताया आपको कि जहाँ से सदिश प्रारंभ होता है वो आपका टेल कहलाता है, और जहाँ भी उस बिंदु क्यू का अंत होता है वहाँ उसका हेड कहलाता है, जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऋणात्मक सदिश के बारे में। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर कौन कौन से होते हैं? तो इसमें केवल डायरेक्शन अलग होती है भाई। परिमाण मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो विपरीत होगी। ठीक है, तो इसमें अगर आपको एक्सप्लेन किया जाए तो उसके लिए एक डायग्राम हम आपको बना के दिखाते हैं। तो उसमें जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी वेक्टर को, तो ये आपने एक वेक्टर बनाया, अब इसी लेंथ का आपको एक दूसरा वेक्टर बनाना है। ठीक है ना, लेकिन उसकी डायरेक्शन आप उल्टी रखेंगे। ठीक है, तो ये पहले वाले का आपका नेगेटिव या ऋणात्मक सदिश कहलाता है। ओके, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर की अगर बात करें तो यूनिट वेक्टर जैसे बताया कि किसी भी सदिश को आपको एक्सप्लेन करना है तो उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दो चीज़ें चाहिए। तो जहाँ पर भी मैग्नीट्यूड अगर 1 आ रहा है, यूनिटी आ रहा है यानी एक आ रहा है, तो वहाँ पर वो आपका जो सदिश है वो आपका एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये होता है कि हम एकांक सदिश की जब बात करते हैं तो एकांक सदिश अगर कोई सदिश दे रखा हुआ है तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की हम बात करते हैं यानी 3 कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें, तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग आप आई कैप रखेंगे, और वाई एक्सिस के अलोंग आप जे कैप रखते हैं, और इसी तरह से जेड एक्सिस के अलोंग आप के कैप का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर सीधा सीधा कोई वेक्टर ही आपको दे रखा है और उसका आपसे सदिश या एकांक सदिश पूछा जाए, तो जैसे आप उसका फॉर्मूला देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर यानी ए कैप, कैप ए के ऊपर लगाया गया है, ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन द मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए, और वेक्टर ए का नीचे क्या आ जाएगा, उसका मॉड आ जाएगा। तो इसके द्वारा हम किसी दिए गए सदिश का एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
देखिए वैसे तो ये सभी हम लोगों का पढ़ा हुआ है, बहुत कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर इसमें हम कहीं भी थोड़ी भी मिस्टेक करेंगे तो हमारा रिजल्ट इफेक्टेड हो सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें हर एक चीज़ जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करते हुए सभी चीज़ें अपने आँखों से आगे निकालनी है और उसमें देखना है कि हर एक वीडियो में हमें क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती हैं। आगे बात करते हैं दो सदिशों के योग के बारे में। तो दो सदिशों का योग जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखा है, इनका अगर योग किया जाए तो वेक्टर आर मिलता है। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि वेक्टर आर के परिमाण और डायरेक्शन जो इनका एडिशन होता है वो समांतर चतुर्भुज के नियम के द्वारा किया जाता है। और समांतर चतुर्भुज के नियम का जो सिद्धांत है वो सभी को पता होना चाहिए। जो आपके सामने अगर दो वेक्टर जैसे आपकी आंखों के सामने वेक्टर ए और वेक्टर बी बने हुए हैं और इन वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो कोण बनना है यानी जो एंगल बनना है दिस इज़ आपका अल्फा। ठीक है, सभी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो अल्फा है ए वेक्टर और वेक्टर बी के बीच में बनने वाला कोण है। तो क्या करते हैं, वेक्टर ए के समांतर पैरेलल एक लाइन खींचिए, वेक्टर बी के समांतर खींचिए और उनको मिला दीजिए एक विकर्ण आर वेक्टर के द्वारा। तो वेक्टर आर जो है ये आपका मैग्नीट्यूड देगा या फिर इनका रिजल्टेंट देगा जैसे आपके सामने। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले आप देख सकते हैं। ओके, इन दोनों ही फॉर्मूले को आप देख लीजिएगा। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको वेक्टर आर देंगे और परिणामी जो होगा उसका मान प्रदर्शित किया जाएगा। अब जैसे वेक्टर आर का अगर मान आप निकालें तो परिमाण के लिए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। वहीं पर परिणामी वेक्टर जो ए वेक्टर के साथ में कोण बनाएगा उसका वैल्यू अगर पता करना है तो दिस इज tan थीटा और बराबर होता है बी साइन अल्फा अपॉन ए प्लस बी कॉस अल्फा के। वहीं इनका अंतर अगर अंतर लिया जाए, दो सदिशों का अगर आप अंतर लेते हैं तो सिर्फ क्या करेंगे, जिस किसी को भी माइनस बी करके लिख रहे हैं तो वेक्टर बी की दिशा को चेंज कर लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाले पिक्चर में किस तरीके से शो हुआ। तो यहाँ पर वेक्टर बी की डायरेक्शन को ऊपर ना बना के नीचे बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो वेक्टर लिया गया है वो वेक्टर आपका की डायरेक्शन उसने अपोजिट कर दी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पूरी ये चीज़ आपकी इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। अब इसका प्लस की बात हो गई, माइनस की बात हो गई, अब बात कर ली जाए इनके मल्टीप्लाई की। ठीक है, यानी गुणन की। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि तो जो भी सदिश हैं उनके दो प्रकार के मल्टीप्लाई यानी गुणनफल होते हैं। एक को हम कहते हैं अदिश गुणन और दूसरा होता है सदिश गुणन। सबसे पहले अदिश गुणन की बात करेंगे। तो अदिश गुणन ऐसा गुणन है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का ही आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उनका गुणा करने से यानी उनके गुणनफल जो प्राप्त होगा वो एक अदिश राशि होगी। यानी एक अदिश राशि होगी, उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा जैसे वर्क होता है। ठीक है, कार्य जो होता है W इक्वल्स टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। ठीक है, जो एफ है वो बल है और डी जो है विस्थापन है। ठीक, इसी तरह से अगर इनका पूछा जाए तो वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी, इसकी वैल्यू जो बराबर होती है ये आपकी आती है ए बी कॉस थीटा के। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा और उसको एस कह सकते हैं। एस कोई भी एक राशि हो सकती है लेकिन ये राशि कैसी होगी, अदिश होगी। थीटा क्या होता है, दोनों सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के मध्य बना हुआ कोण है। सदिश गुणन की बात करते हैं तो सदिश गुणन में असल में इसको क्रॉस गुणन भी बोलते हैं। ठीक है, ऊपर जैसे अदिश गुणन था उसको डॉट गुणन भी कहते हैं, स्केलर गुणन भी कहते हैं। ओके, अब बात हम करने आ रहे हैं सदिश गुणन के यानी क्रॉस गुणन के बारे में। तो क्रॉस गुणन थोड़ा सा अलग होता है, उसको देखते हैं। क्रॉस गुणन की अगर हम बात करें तो इसको दिखाते हैं क्रॉस से और वेक्टर ए और वेक्टर बी जैसे आप देख पा रहे हैं ये। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा और उसके साथ में है एन कैप। एन कैप क्या है आपका, एन कैप एक आपका यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, और इसका अगर मान कहा जाए तो मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए तो वो दोनों जो भी वेक्टर आएगा ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर उसका मॉड होगा। और डायरेक्शन दाहिने हाथ के पेज के नियम के द्वारा आप पता करेंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको सारणी बनानी होती है। ठीक है, ध्यान आ रहा होगा सभी को, आई जे के एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग आई, वाई के अलॉन्ग जे और जेड के अलॉन्ग के। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड का पता कीजिए, परिमाण का पता कीजिए। तो उसके घटक निकालने के लिए जैसे आप सामने देख रहे हैं, अगर आप ये मान लें कि ए एक्स जो है वो एक्स दिशा में घटक, ए वाई वाई दिशा में घटक है और जेड दिशा में घटक है ए जेड। ओके, तो वेक्टर ए का अगर आप मान निकालें तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला आप लोग जरूर देखिएगा कि वेक्टर ए का अगर मान आपको पता करना है तो ये फॉर्मूला। ठीक है, वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उसमें ए एक्स की जगह कोई एक संख्या दे रखी होगी, ठीक उसी प्रकार से ए वाई की जगह कोई एक संख्या होगी, ए जेड के ऊपर ए जेड के प्लेस पर भी कोई एक क्वांटिटी कोई संख्या प्लस या माइनस के साथ में गिवन होगी। क्लियर, तो यहाँ पर जब आप इसका मॉड पता करेंगे तो मॉड पता करने के लिए आपको वेक्टर ए यानी ये वाला जो फैक्टर आप देख रहे हैं ए एक्स और वाई वाला, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा कि उन सभी संख्याओं को आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके उन सबको ऐड करना पड़ेगा। ओके, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। आगे वाले कमिंग्स वीडियोज़ में हम लोग जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें इसका मॉड निकालना हम लोग अच्छे से और सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
देखिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ मैं, प्रयास कर रहा हूँ और कोशिश यही है कि मेरे साथ साथ आप भी इसके एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करें। हम लोग जिस परीक्षाओं को टारगेट बना रहे हैं और जहाँ जहाँ फिजिक्स आए वहाँ वहाँ हमारा जो वीडियोज़ हैं, हमारी जो मेहनत है वो रंग लेके आए। तो हम बात कर रहे थे ए एक्स ए वाई और ए जेड के बारे में। तो आइए देखते हैं कि ए एक्स एक्स एक्सिस पे कहाँ होता है, ए वाई वाई एक्सिस पे कहाँ होता है, ए जेड जेड एक्स पे कैसे शो किया जाता है, इनके द्वारा अल्फा बीटा और गामा कौन जो बनते हैं वो कैसे कैसे हैं। तो ठीक है, तो सामने चित्र में आप देखेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ तक जो वैल्यू आ रही है ये आपकी है एक्स ए एक्स का मान। ठीक है, यहाँ से पूरा ये आपका मूल बिंदु से स्टार्ट करें, ओरिजिन से, ये आपका ए एक्स। ठीक है, इसी तरह से वाई एक्सिस के अलोंग आपका ए वाई और जेड एक्सिस के अलोंग जो ए जेड आपको गिवन है। ओके, अब यहाँ पर इन सब का जो परिणामी है यानी वेक्टर ए जो है, ठीक है, ये आपको इस तरह से इंडिकेट किया गया है। तो वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बनाता है, ये बनाता है आपका अल्फा। ओके, वेक्टर ए वाई के साथ कितना कोण बनाता है, दिस इज आपका बीटा। ठीक इसी तरह से ए जेड जो है आप ए वाई के साथ कितना कोण बनाता है, दिस इज गामा। तो यहाँ पर अगर हम अल्फा बीटा और गामा को कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा के टर्म्स में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखें। तो इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाएगा, कॉस अल्फा की वैल्यू आपका आएगी ए एक्स अपॉन वेक्टर ए। ठीक है, ए एक्स अपॉन वेक्टर ए। इसी तरह से कॉस बीटा आपका ए कॉस ए वाई, कॉस बीटा ए वाई अपॉन वाई, और कॉस गामा ए जेड अपॉन ए। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यूज़ प्राप्त होंगी। और अगर इनमें सीधा संबंध आपसे पूछा जाता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 है, ओके, तो इन सब में ये संबंध है। हो सकता है सेक स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा हो। ठीक है, तो सेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर बीटा प्लस सेक स्क्वायर गामा भी अगर होगा तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, आपकी 1 आएगी। अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, इसके क्रॉस गुणन के कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होते हैं। तो एक एप्लीकेशन आपके सामने ही है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की जो भुजाएं हैं उनके द्वारा किसी त्रिभुज को बनाया गया है, और इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का आधा करना होगा। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का आधा। देखिए मैं दोनों ही प्रयास कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में मैं अपनी लैंग्वेज में भी उस चीज़ को बहुत ही सरल रूप में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ये सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी छात्रों में शेयर करने के लिए। ठीक है, सभी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ और आगे तक बढ़ें। तो भुजा वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के परिमाण का अगर आधा निकाल लिया जाए यानी हाफ कर दिया जाए तो वेक्टर ए और वेक्टर बी द्वारा जो निरूपित त्रिभुज है उसका हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अगर किसी पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता करना हो तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हम इस पूरे का मान निकाल लो भाई। अगर चतुर्भुज का आधा कर देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा, और अगर आपको पूरा ही चतुर्भुज का एरिया पता करना है तो क्या करें, इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का आधा ही मत करो, उसका क्या करो, उसका वैल्यू को आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की सारणिक द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा आप इसका मान पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इसी तरह से वेक्टर बी इक्वल्स टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो इनका जब आप क्रॉस निकालेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब पता करेंगे तो उसमें आई जे के नीचे उनके जो दिए गए कोफिशिएंट्स हैं उनके मान लगाइए, और इसका मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा सा सावधानी रखा करिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ी सी सावधानी ये रखी जाती है कि सबसे पहले आई का आप ले रहे हैं। ठीक है, तो आई का लेने के लिए आई के नीचे वाले ये वाले टर्म आपको छोड़ने होते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन होता है इधर वाले यानी ए वाई ए जेड बी वाई और बी जेड में। इसमें भी सबसे पहले किसका किसके साथ होगा, पहले होगा ए वाई का बी जेड के साथ में, देख पा रहे होंगे। ठीक है, फिर माइनस लगा के फिर आप ए जेड और बी वाई का करेंगे। इसी तरह से जब नंबर लेंगे जे का, ठीक है, इसमें जे लिखा हुआ नहीं है तो आप लोग अपने पास जो भी नोट्स बना के से नोट कर रहे हैं उसमें जे बढ़ा लीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर आप जब जे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपका जे आ जाएगा साइड में, और सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप जे के नीचे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जे के नीचे, सॉरी कोऑर्डिनेट्स नहीं, जे के नीचे के जो भी वैल्यूज़ होंगी आंकिक मान उनको आप छोड़ेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले ए जेड का बी एक्स के साथ में, फिर माइनस चिन्ह लगा के माइनस लगा के ए एक्स का बी जेड के साथ। बहुत सी बुक्स में यहाँ माइनस दे रखा होता है, देखिए कहाँ पर, नेक्स्ट वाले पिक्चर में दिखा देता हूँ, यहाँ प्लस की जगह माइनस दे रखा होता है। ठीक है, लेकिन ये वाला पद उसमें पहले होता है, ये वाला पद बाद में होता है। ठीक है, तो वही माइनस का चक्कर पड़ गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, कोई सी भी एक चीज़ लेकर चलिएगा, दोनों चीज़ रखेंगे तो दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा। प्लस लेकर चल रहे हैं तो मल्टीप्लाई का ध्यान रखिए किसका किस में पहले होगा, अगर प्लस का लेकर चल रहे हैं तो किसका किस में होना है। अब बस आपके पास के बारे में आइए। के जब लेंगे तो के नीचे वाले जो भी क्वांटिटीज़ हैं, जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको छोड़ने पड़ेंगे, और इसमें बड़े मल्टीप्लाई होगा यहाँ के लिख के, ठीक है, प्लस लगा के प्लस के, और ए एक्स बी वाई और माइनस ए वाई बी एक्स। यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे मेरी प्लेलिस्ट में फर्स्ट ईयर यानी क्लास 11th और क्लास 12th के भी वीडियोज़ काफ़ी अच्छे से रिवीजन कोर्सेज में भी दे रखे हैं। तो कोई भी टॉपिक अगर वहाँ पर आपको क्लियरिटी से और भी विस्तार से समझना हो तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं।
आइए अब बात करते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी भुजाओं से अगर कोई घनाभ बना हुआ है तो उसका आयतन किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो आयतन जैसा एक आपकी अदिश राशि है। ओके, तो सबसे पहले जो भी भुजाएं आपके पास दे रखी होंगी वेक्टर के रूप में, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के रूप में अगर दे रखी होंगी तो कुछ इस प्रकार बनेगा। जैसे चित्र देखिए, तो इसमें सीधा सीधा घनाभ का आयतन निकाला गया है भाई। ठीक है, तो घनाभ का आयतन के लिए अगर आप भुजा वेक्टर ए को बाहर रखे, वेक्टर बी और सी का आप क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस गुणन करेंगे और वेक्टर ए के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर वेक्टर सी भुजा वेक्टर ए और वेक्टर सी का क्रॉस कर रहे हैं तो वेक्टर बी के साथ उसका डॉट गुणन। ठीक है, ऐसे ही सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी का गुणन। तो इस तरह से आप किसी भी दिए गए घनाभ का आयतन पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फटाफट से सदिशों के सूत्र दे रखे हैं आपके सामने, फॉर्मूले दे रखे हैं। आई का जैसे सभी को पता है एक्स वाई और जेड जो होते हैं उनके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो आई, जे और के होते हैं। आई के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट, जे के साथ जे का डॉट प्रोडक्ट, के साथ के का डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। अगर आई का जे के साथ किया जाए, जे का के साथ किया जाए डॉट प्रोडक्ट, इसी तरह से के का आई के साथ किया जाए तो आपको 0 मिलता है। क्यों मिलता है वो ध्यान रखिए कि आई जे के बीच में बनता है 90 डिग्री। ठीक है, तो 1 1 तो उनका मैग्नीट्यूड हो गया और दोनों के बीच में बनने वाला एंगल हो गया 90। तो डॉट में हम करते हैं तो कॉस थीटा यूज़ करते हैं, कॉस 90 का मल्टीप्लाई करते ही सब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नेक्स्ट में आते हैं आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये इसका उल्टा चलता है। ठीक है, तो इसका अगर स्वतः गुणन आप कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं, सदिश गुणन कर रहे हैं, क्रॉस गुणन कर रहे हैं, तो ये वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाती है। देख पा रहे होंगे सभी लोग, मैं इंडिकेट कर देता हूँ। हम बात कर रहे हैं इस समय के आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के बारे में। नेक्स्ट वाले में है कि आई का जे के साथ करेंगे तो आपको के मिलता है, जे के साथ के करेंगे तो आई मिलता है, इसी तरह से के का आई के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा जे। क्लियर। इसके लिए एक सिंपल लॉजिक और लगाते हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें हम लोग एक्सेस देखते हैं। ठीक है, तो एक्सेस जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये एक्स ऊपर आपकी वाई एक्सेस, ठीक इसी तरह से इधर आपकी जेड एक्सेस, और जेड एक्सेस इधर नहीं होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। ठीक है, या तो लंबवत बाहर की ओर होगी या लंबवत अंदर की ओर होगी। तो इसमें जब हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज अब ऐसे चल रहे हैं, और इस समय चलने का मतलब ये है कि आई के अलोंग आप चल, एक्स के अलोंग चल रहे हैं तो आई मिलेगा, वाई के अलोंग चल रहे हैं तो जे मिलेगा, और जेड के अलोंग चल रहे हैं तो के मिलेगा। तो आई का जब जे में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके लिए क्या रह गया, के रह गया। ठीक है, जे का के साथ करेंगे तो क्या रह गया आपका, आई रह गया। के साथ आई करेंगे तो क्या रह गया आपका, जे रह गया। लेकिन अगर आप उल्टे चलेंगे, क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो फिर आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये चीज़ आपकी समझ में आ गई तो आपका ये फंडामेंटल वेक्टर का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो वेक्टर ए का मॉड निकाला हमने देख लिया है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड का अगर मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट करके सभी दिए गए कोफिशिएंट्स का क्या कर देंगे, स्क्वायर करके उन्हें आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक इसी तरह से कोजाएँ निकालनी है, कॉस अल्फा इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन आई होता है, कॉस बीटा इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए होता है, कॉस गामा इक्वल्स टू ए जेड अपॉन ए होता है। और अगर इनका स्क्वायर किया जाए तो सबका टोटल 1 आएगा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा दिस इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक अंक सदिश हमने बता दिया था, वेक्टर ए रखेंगे और वेक्टर ए का फिर नीचे ले लेंगे मॉड। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और जल्दी इस समय में बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने की। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर क्रॉस गुणन है तो फॉलो उसका नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी वेक्टर का उसी के साथ में स्वतः गुणन आप करते हैं तो आपको मिलता है उसका स्क्वायर। ठीक है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ इंडिविजुअल वितरण गुण कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है यहाँ पर। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ए बी साइन थीटा एन कैप जो आप पढ़ चुके हैं। जैसे ऊपर आपको बताया कि ये इस नियम को फॉलो नहीं करता है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिस इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इसी तरह से स्वतः गुणन को देखेंगे तो ये भी इसके इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, स्वतः गुणन का पालन वितरण गुण का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो गया आपका, और इसके बाद ये डिटर्मिनेंट यानी सारणी, ये आपने देखी ली, ये आपने सारणी देखी, ये वेक्टर क्रॉस वेक्टर के साथ में यहाँ पर ए जेड आएगा भाई। ठीक है, तो ए जेड जिस चीज़ हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, उसको चेक कर लीजिएगा। और बाकी मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका वही रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, विराम देते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप गति का, प्रोजेक्टाइल मोशन। तीनों ही पार्ट उसके लेंगे, किसी प्लेन पर भी लेंगे और किसी नत समतल पर भी लेंगे और किसी ऊंचाई से। ठीक है, किसी मीनार के ऊपर से अगर कोई वस्तु गिराई जाती है तो उसका किस तरीके से, तीनों ही चीज़ें, टाइम पीरियड, आपका मैक्सिमम हाइट, ठीक है, उसका परास, रेंज वगैरह सब पता करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में इसी तरह से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।